सिविल सर्विस परीक्षा की विडंबना। विडंबना यह है कि सिविल सर्विस परीक्षा की सफलता ने सुभाष को जीवन के गंभीरतम संकट के रूबरू खड़ा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वे ऐसी पहली सच्ची परीक्षा का सामना कर रहे हैं जिससे यह तय होगा कि वे अपने लिए निर्धारित आदर्शों और सिद्धांतों पर अटल रहेंगे या स्वर्गोपतन नौकरी के लोभ के समक्ष झुक जाएंगे। अपने दूसरे नंबर के बड़े भाई शरद चंद्र से उन्होंने लंबा पत्राचार किया, जिसमें अपना दिल उधेड़ कर रखते हुए सद परामर्श मांगा। आईसीएस से इस्तीफा देने का फैसला करने के बाद उन्होंने देशबंधु चितरंजन दास को भी पत्र लिखा, निवेदन किया कि उनके मार्गदर्शन में वे राष्ट्र लक्ष्य सिद्धि में अपनी सेवाएं अर्पित करना चाहते हैं। भाई को लिखे उनके पत्रों से पता चलता है कि सितंबर 1920 से मार्च 1921 तक अंतहीन कष्टों और अभावों में उतार देने वाले जीवन के सर्वोच्च आदर्शों तथा सिविल सर्विस की आरामदेह नौकरी को स्वीकार करने अस्वीकार करने की कश्मकश के दौरान उनके मन पर क्या बीत रही थी। लंबे खिंचे उन 7 महीनों में पारिवारिक दायित्वों और रुपए पैसे के महत्व समेत वे इस मामले के हर पहलू पर विचार करते और स्वयं को तौलते रहे। वे जानते थे कि घर की अधिसंख्य लोग उनके इस्तीफे से खुश नहीं होंगे। उनके पिता जानकीनाथ समझते थे कि भारत को करीब 10 साल के दौरान होम रूल अथवा स्वशासन मिल जाने की पूरी संभावना है। अतएव उनका ख्याल था कि नई व्यवस्था में किसी स्वाभिमानी भारतीय सिविल सर्वेंट के लिए जीवन असहनीय हो उठने जैसी बात नहीं होनी चाहती थी। सुभाष का जवाब था कि भारतीयों को 10 साल में या इसमें भी जल्दी स्वशासन तभी मिल सकेगी जब वे इसकी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। उनके अनुसार यह कीमत थी सेवा, त्याग और कष्ट। इसलिए इन परिस्थितियों में यदि हमारा निष्ठा विदेशी नौकरशाही में बनी रही तो हम चमक दमक की एवज में बिक गए तो भारत की आजादी नजदीक आने के बजाय गुम हो जाएगी। अतः उनके लिए आधारभूत प्रश्न था कि क्या स्वाधीनता की राह पर चलना, जिसका मतलब है सेवा, संघर्ष और त्याग, या फिर भारत को गुलाम रखने वाली विदेशी सत्ता के समक्ष समर्पण करना है। सुभाष को मालूम था कि घर के ज्यादातर लोग उन्हें झक्की समझते हैं, इसलिए जानते थे कि सिविल सर्विस छोड़ देने पर घर में कैसा बवेला मचेगा। लेकिन उन्हें घर या समाज के विरोध की कोई खास चिंता नहीं थी। विश्वास था कि भैया शरद उनके किसी भी फैसले का पक्ष लेंगे, जैसे कि वे प्रत्येक संकट वेला में करते आए थे। हालांकि हमारे रिश्तेदारों में मुश्किल से ही कोई मेरी सनक भरी योजनाएं पसंद करेगा, जैसी वस्तु स्थिति का भी उन्हें एहसास था। जिस बात की उन्हें गहरी चिंता थी कि वह यह है कि उनके इस्तीफे से बुजुर्ग और बीमार माता पिता को बड़ा सदमा पहुंचने वाला था। शरद पर भी यह निर्भर था कि वे उन्हें कायल करें और कहें कि देश हित का तकाजा है कि उनका बेटा अपनी नन्ही सी बलिदानी भेंट कर स्वतंत्रता की वेदी की ओर बढ़े, और यह भी कि यह बलि समझ बूझकर तथा निश्चय पूर्वक दी जानी चाहिए। भैया को उन्होंने लिखा कि विदेश में उनकी पढ़ाई पर जो पैसा खर्च हुआ है उसे भारत माता के चरणों में अर्पित उपहार मान लिया जाए और उसके कभी किसी भी रूप में वापस मिलने की अपेक्षा ना की जाए। औपचारिक त्यागपत्र भेजने से 3 सप्ताह पूर्व अप्रैल 1921 में भैया को पत्र लिखकर सुभाष ने खुलासा किया कि अपने भीतर छिड़े सिद्धांत और स्वार्थ के द्वंद्व से वे कोई समझौता या सामंजस्य क्यों नहीं स्थापित कर सके। उन्होंने कहा, हम जो एक और स्वामी विवेकानंद और दूसरी ओर अरविंद घोष के प्रभाव छात्र में बड़े हुए हैं, भाग्य या दुर्भाग्य से ऐसी मानसिकता बना चुके हैं कि ध्रुवों जैसी भिन्न दृष्टिकोणों पर लदा कोई समझौता हमें स्वीकार नहीं होता। उन्होंने खेद प्रकट किया कि उनके कारण उनके सुसमंजित परिवार में मतभेद पैदा हुआ है।
वजह यह थी कि कुछ ऐसे आदर्श पर उन पर हावी थे जो बदकिस्मती से दूसरे को मंजूर नहीं थे। 22 अप्रैल 1921 को कैम्ब्रिज से सुभाष चंद्र बोस ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया E.S. मॉन्टेग्यू को लिखा कि अगस्त 1920 की आम प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा चुने गए इंडियन सिविल सर्विस के प्रोबेशनरों की सूची से वे अपना नाम वापस ले रहे हैं। ICS छोड़ने का इरादा लगभग पक्का कर लेने के बाद फरवरी-मार्च 1921 में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को 2 ऐतिहासिक पत्र लिखे। 1916 के ओटन कांड के बाद देशबंधु से उनकी एक संक्षिप्त से मुलाकात ही हुई थी और अब उन्हें बंगाल में राष्ट्र सेवा पर्व के प्रमुख आचार्य के रूप में श्रद्धा से प्रणाम करते हुए उन्होंने राष्ट्र हितार्थ अपनी सेवाएं निसंकोच उनकी इच्छा पर छोड़ दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की व्यवस्था के बारे में उन्होंने 2 टूक बातें कही। सर्वप्रथम, कांग्रेस का अपना कोई ठिकाना होना चाहिए। दूसरे, कांग्रेस में विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं पर अनुसंधान करने वाले शोधार्थियों का एक समूह होना चाहिए। कांग्रेस को मुद्रा एवं विनिमय जैसे मामलों समेत अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए। तीसरे, कांग्रेस यह तय करे कि स्वाधीन भारत में रजवाड़ों रियासतों के प्रति उसका रुख क्या होगा। चौथे, पुरुषों और स्त्रियों के सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में कांग्रेस अपनी स्थिति एकदम साफ रखे। पांचवें, कांग्रेस घोषणा करे दलित वर्गों के उत्थान के लिए उसकी योजना क्या है। अंत में गिनाई गई तमाम बातों की पूर्ति के लिए स्थायी अमले की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि तथ्यों का आकलन और परीक्षण करे और जिसके आधार पर विभिन्न समस्याओं की प्रति नीतियां बनाई जाए। सुभाष चाहते थे कि कांग्रेस दल में गुप्तचर विभाग और मत प्रचार विभाग भी खोलें। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र जीवन के हर पहलू पर प्रत्येक भारतीय भाषा में पुस्तिकाएं प्रकाशित होनी चाहिए। सुभाष ने अपनी सेवाओं की बाबत देशबंधु को 3 क्षेत्र सुझाए। पहला, देशबंधु द्वारा संचालित नेशनल कॉलेज में अध्यापन। दूसरे, पत्रकारिता, खासकर देशबंधु के अखबार स्वराज के अंग्रेजी संस्करण में। और तीसरे, कांग्रेस में शोध कार्य। देशबंधु को अंत में उन्होंने लिखा कि भारत के भावी संविधान के प्रति कांग्रेस की सुनिश्चित कार्यनीति होनी चाहिए। ICS से सुभाष के इस्तीफे ने इंग्लैंड के भारतीय समाज में सनसनी फैला दी। जल्द ही यह खबर भारत भी आ पहुंची और देश भर में आवेशपूर्ण चर्चा का विषय बन गई। सुभाष इस सनसनी और वाहवाही दोनों से बचना चाहते थे। उनके लिए यह आडंबरहीन आत्मनिषेध का एक प्रयास था। भाई शरद से भी उन्होंने यही कहा, आपने अपने पत्रों में मेरे प्रति बहुत तेरी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जिनमें से मुझे मालूम है कि मैं बहुत काम का पात्र हूं। मुझे इतना ही कहना है, मुझे आप पर गर्व है। आगे उन्होंने जोड़ा, मैं जानता हूं मैंने कितनों का दिल तोड़ा है, कितने बुजुर्गों की अवज्ञा की है, लेकिन जोखिम भरे इस प्रतिज्ञा वेला में मेरी यही प्रार्थना है, यह सब हमारे प्यारे देश की भलाई में समा जाए। अंततः जब माँ ने चिट्ठी लिखी कि दूसरे कुछ भी सोचें, वे महात्मा गांधी के आदर्शों का श्रेयस्कार समझती हैं, तो सुभाष को बड़ी संतावना मिली। सांचा ढल गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी तरह के समझौते के विरुद्ध अटल मोर्चा लगा लिया और आदर्शवाद एवं नैतिक संघर्ष के मार्ग पर बढ़े चले। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सुभाष और गांधी जी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।